हमारे टीचिंग में एक मेंटलिटी बन गई है कि पेपर आसान होता है। समय था आसान होने का, धीरे धीरे समय बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। उससे भी बड़ी चीज़ है कंपटीशन बढ़ रहा है, हर अभ्यर्थी को बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। पहले जो सोर्सेस थे वो अवेलेबल नहीं थे, अब हर एक के पास मोबाइल में सोर्सेस अवेलेबल हैं। तो उस चीज़ को देख करके तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वही उसी पुराने कंटेंट को हम पढ़े जा रहे हैं, अब हमको अपडेटेड कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे क्या अलग कर रहा है, मुझे उससे थोड़ा और डिफरेंट करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। कुछ बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब। हाँ। कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पब्लिकेशन की बुक या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का है। जी। यदि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट हर एक की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कोई अभ्यर्थी जॉब के साथ में तैयारी कर रहा है, किसी की परिस्थिति कुछ है, घर के काम भी देखना है, बहुत सारी चीज़ों से गुजर के पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक टाइम की यदि मैं बात करूं, टाइम ड्यूरेशन की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल अड्डा पर। और आज हमारे साथ अमित सर हैं और अमित सर का हम इंटरव्यू करने वाले हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे कि अमित सर ने किस प्रकार से इस पद को हासिल किया। अमित सर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस एग्ज़ाम के साथ में, इस पद को हासिल करने के साथ साथ अमित सर ने और भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है और इन्होंने किस तरीके से इन एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, इनकी रणनीति क्या थी, इस विषय में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो अमित सर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अमित सर अपना परिचय दें। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा नाम अमित धाकड़ है, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझे जानते होंगे और मैं वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के तौर पे नरसिंहपुर ज़िले में पदस्थ हूँ और अपनी प्राथमिक शिक्षक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और भी मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ और YouTube के माध्यम से काफ़ी लोगों को पढ़ाने का कार्य भी हमारा भी जारी है। जी। तो सर, सबसे पहले आप बताना चाहेंगे कि आपने ये जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर तो आप कार्यरत हैं, इसके साथ साथ इस पद को हासिल करने से पहले आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, कौन कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है, और इस पद के बाद में भी आप जो तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप तैयारी करते हैं? अभी सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, 2021 में दिया था दिसंबर में। उनकी तैयारी मैंने सबसे पहले करी और सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाइड हुआ पहली बार में ही। सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया मैंने। पेपर 1 में मेरा जो स्कोर था वो 112 था, पेपर 2 में मेरा 101 या 102 था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 100+ था वो भी मैथ साइंस से। उसके बाद में मैंने मध्य प्रदेश में वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया, 120 मार्क्स मेरा प्रोपोर्शनेट मार्क्स है, उसके माध्यम से मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा वर्ग 2 भी क्वालिफाइड है और KBS PRT में मेरा 140 स्कोर था, वो भी अच्छे से मैंने निकाला। KVS JSA मैंने दिया, लेकिन KVS JSA में मैं 1 नंबर की वजह से रह गया था, नहीं तो मेरा वहाँ पर भी होने का चांस था। कंप्यूटर में यदि नाम आ जाता टाइपिंग के लिए तो मैं बहुत अच्छा कर पाता। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं और भी अभी भी प्रयास निरंतर जारी हैं। जी सर। तो सर, आप बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की तैयारी किस बुक से करें और आपने किस बुक से तैयारी की थी, आपकी रणनीति क्या रहती थी, ये आप अपने सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी हम बात करें यदि रणनीति की, तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं, हाँ, तो एक बार जो भी बुक्स होती हैं ना, बेसिक से एक बार रीड करो। 6 महीने आप अपने आप को दो या 1 साल कम से कम आप अपने आप को दो। 1 साल के बाद आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जैसे कि मैंने देखा SSC वाले अभ्यर्थियों से मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी है। 1 साल तक बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, सारा कंटेंट कवर करने के बाद जब तैयारी में लगते हैं तो एग्ज़ाम डेफिनेटली उनका निकलता ही है। मैंने स्ट्रेटजी यही अपनाई कि एग्ज़ाम एक बार निकालना है तो क्यों ना एक बार तैयारी बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से डीप में जा कर के तैयार कर लिया जाए। जैसे कि मैंने कभी यह नहीं सोचा कि चलो अब एग्ज़ाम आ गया अपना तो अब 3 महीने तैयारी जी जान से लगा देते हैं। मेरा ये उद्देश्य ही नहीं रहा। एक बार सिलेबस को पूरे को कवर कर लेना,
भले ही मेरा इस बार एग्ज़ाम निकले ना निकले, इस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। कोई भी अभ्यर्थी यदि कभी भी तैयारी करता है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करे। ये मान के चले कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम 1 साल तो बहुत ही डीप में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप टीचिंग का, यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो कोई सा एग्ज़ाम दोगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपना स्कोर कर पाओगे, सिलेक्शन भी ले पाओगे। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन और है कि मैक्सिमम विद्यार्थी के मन में एक ख्याल आता है और लगभग सभी शिक्षक ये बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। सभी शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बताते हैं और कई विद्यार्थी पूछते भी हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए तो कौन सी से कौन सी क्लास तक की पढ़ना चाहिए और उसका महत्व कितना है इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। एनसीईआरटीज़ का स्पेशली मैं टीचिंग के पर्पज़ से बोलूँ, हालांकि सिविल सर्वेंट्स जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से गुजरे हुए होते हैं, बहुत डीप में उन्होंने अध्ययन किया हुआ होता है। मैंने भी एनसीईआरटीज़ का अध्ययन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ी हुई हैं। खासकर मैंने सीटेट के लिए स्टार्ट करी थी। जैसे ये मेरे पास एनसीईआरटी का पूरा बंडल रखा हुआ है और भी मेरी किताबें हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैंने जो एनसीईआरटीज़ पढ़ी हुई हैं, मैं यदि विज्ञान में बात करूं, 6ठी से लेकर 10वीं तक की विज्ञान की एनसीईआरटीज़ मैंने 2 से 3 बार, 2 बार तो मैंने अच्छे से डीप में पढ़ी हैं, फोर्थ टाइम मैंने रिवीजन किया हुआ है उनका। एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी, विज्ञान की पढ़ी है। मैंने गणित भी कवर किया हुआ है, 6ठी से लेकर 10वीं तक का मैंने एक बार पहले कर लिया था गणित भी, कि चलो कर लेते हैं। उसके बाद में पर्यावरण की बात आती है, 3री 4थी 5वीं पर्यावरण पढ़ी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की मैंने भूगोल अच्छे से पढ़ी है, 2 से 3 बार मैंने पढ़ी हुई है। इतिहास तक मैंने पढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने केवीएस प्राइमरी का एग्ज़ाम दिया, उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटीज़ को और अच्छे से पढ़ा था। मुझे पता है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स को हम देने जा रहे हैं, यदि हम शिक्षक बन भी गए तो हमें एनसीईआरटीज़ का ही अध्यापन करवाना है, वहाँ पर यही किताबें पढ़वानी हैं। इसीलिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी। यदि कोई भी अभ्यर्थी कभी भी अपनी तैयारी शुरू करे, भले ही उसको अच्छा ज्ञान हो, उसके बेसिक्स बहुत अच्छे मजबूत हों, फिर भी एक बार एनसीईआरटीज़ की किताबों से वो ज़रूर गुजरे। यदि एक बार इनको पढ़ के आगे बढ़ेगा तो सच बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा कर पाएगा। एनसीईआरटी मतलब एक तरीके में ना एस्पिरेंट्स के लिए एक गॉड के रूप में काम करती हैं, मतलब उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मानता हूँ सिलेक्शन आप ले भी लेंगे, लेकिन एक बार जब आप यदि कोई अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको यदि इग्नोर कर दे तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। तो मतलब ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी मस्ट है, आपको जरूर एक बार तो पढ़ें। भाई सिलेक्शन आपको लेना है, आपने सोच रखा है कि यार 1 साल में मुझे या 2 साल में मुझे सिलेक्शन लेना, मान लीजिए आप 21, 22, 23 साल के हैं, 25 तक आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब आप एक स्टेप से गुजरोगे, यह नहीं कि विज्ञापन आ गया मुझे 3 महीने में लेना है, नहीं, सिलेक्शन लेना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। 1 साल और लेट चलेगा, लेकिन आपको फिर उस प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या अपन बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम या शिक्षक के जो भी अपने ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट एक अभ्यर्थी किस तरीके से करे कि उसका सही समय का सदुपयोग हो और उसका समय व्यर्थ ना जाए और वो अपने लक्ष्य को अपने निर्धारित समय पर उसको अचीव कर पाए। यदि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट हर एक की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। कोई अभ्यर्थी जॉब के साथ में तैयारी कर रहा है, किसी की परिस्थिति कुछ है, घर के काम भी देखना है, बहुत सारी चीज़ों से गुजर के पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक टाइम की यदि मैं बात करूं, टाइम ड्यूरेशन की, तो आप 5 से 6 घंटे यदि आप रेगुलर बेस पे देते हो तो 1 साल आपके लिए इनफ है। यदि आप इतना भी नहीं दे पाते, आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, आप 3 से 4 घंटे रेगुलर बेस पे आप यदि स्टडी करोगे तब भी आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है कि कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। यह नहीं कि आप तैयारी कर रहे थे, 2-3 महीने आपने तैयारी करी, उसके बाद अब आपने 1 महीने का गैप ले लिया। वो जो 1 महीने का गैप है वो आपको बहुत पीछे ले जाएगा, फिर से आपको जो कंटेंट पढ़ा है फिर से आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में आपकी नियमितता ज़्यादा ज़रूरी, कंसिस्टेंट रहकर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कवर कर पाएंगे। हर अभ्यर्थी के लिए टाइम मैनेजमेंट अलग अलग होगा, लेकिन मेन चीज़ है नियमित रूप में आप पढ़ेंगे तो टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद आपका बन जाएगा। ठीक है। और जैसे कि एक PYQ
पीवाईक्यू तैयारी करते समय पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो क्यों लगाना चाहिए और उससे अपने क्या क्या फ़ायदा होते हैं, अपनी जो पढ़ने की क्षमता और समझने की क्षमता, और एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उससे और पीवाईक्यू से क्या कनेक्शन है, मतलब विद्यार्थी इसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आज के समय में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, मॉक टेस्ट लगाना मतलब एक संजीवनी से कम नहीं है। मॉक टेस्ट से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। अभी हाल ही में परीक्षा हुई कि किस प्रकार का पेपर बनता है या किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको एक पैटर्न चलेगा। मैंने अभी जब भी तैयारी करी है, जैसे अभी मैं आपको एक किताब बताऊं, मैं जब तैयारी स्टार्ट मैंने करी थी तो मेरी स्ट्रेटजी ही हमेशा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, एक स्ट्रेटजी मेरी होती है कि मैं एक मॉक लगा लेता हूँ ज़रूर। एक मॉक टेस्ट लगाने से मुझे परीक्षा का पैटर्न भी पता चलता है। मैं सिलेबस कितना भी पढ़ लूँ उतना मुझे क्लियर नहीं होता। जैसे मैंने इस किताब में मैंने मॉक लगाए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने स्टार्ट करने से पहले एक मॉक लगाया, तो मेरा इसमें स्कोर था, मैं आपको बताता हूँ, इस वाले मॉक में जैसे 96 आउट ऑफ 150 रहा। ऐसे ही मैंने 2 मॉक और दिए थे सैंपल वाले, उस टाइम पे मैंने इस किताब में ही से लगाए थे स्टार्टिंग में। इससे हुआ ये कि हमें एक आइडिया मिल जाता है पेपर का लेवल कैसा आ सकता है, किस प्रकार का पेपर होता है, यह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मॉक टेस्ट की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, यह एक बहुत जटिल प्रोसेस भी मैं कहूँगा, एक थका देने वाली प्रोसेस है। थका देने वाली प्रोसेस इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि जब आप 2-2.5 घंटे कंसंट्रेशन की बात आती, आप जब पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे तक तो आप कंसंट्रेट कर लेंगे, चलिए आपने कर लिया। लेकिन जब मॉक टेस्ट की बात आती है और ख़ासकर आप टीचिंग की तैयारी करो, तो आपको 2.5 घंटे लगातार कंसंट्रेट करना है, 2.5 घंटे बैठना है। तो ये सच में अपने आप में एक जटिल प्रोसेस हो जाती है, और जटिलता और तब जब बढ़ जाती है जब आपसे प्रश्न नहीं बनते, तो और भी बड़ी चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस से हर एक अभ्यर्थी आज के समय में तो गुजरना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप तैयारी स्टार्ट करते जाओ, शुरू से ही ज़्यादा नहीं, आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आप संडे टू संडे एक फुल लेंथ टेस्ट आप लगा ही सकते हो। यदि आप उतना भी कर लोगे ना, सिलेबस पूरा होते जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपका स्कोर भी बढ़ेगा। जब पूरा सिलेबस हो जाएगा और इतने मौका आप जब लगा चुके होंगे ना, तो आप एक अलग स्तर पे पहुंच गए होंगे। और सर, एग्ज़ाम की मतलब इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय सोशल मीडिया का उपयोग कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो कितना उपयोग करना चाहिए, सोशल मीडिया का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए जो कि परीक्षा में अपने को लाभदायक सिद्ध हो। मैंने कक्षा 10वीं में एक विज्ञान का निबंध पढ़ा हुआ था, वैसे बंडर ऑफ साइंस इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी पढ़ा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। यदि हमारे बुजुर्ग अपनी कब्रों से निकल के देखेंगे ना, तो उसे इस दुनिया पे विश्वास नहीं होगा। आज हम सोशल मीडिया से दूर रह ही नहीं सकते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप सोचेंगे मैं पूर्ण रूप से इसको बंद कर दूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी मोबाइल की मदद से ही आज पढ़ रहे हैं, यूट्यूब आप मोबाइल में चला रहे हैं। बस इतना ये कर सकते हैं कि आप एक लिमिट में उसको यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप बस लगे हैं, एक संतुलन बना के आप करोगे। अब कोई मुझसे कहे कि आपने क्या सोशल मीडिया टोटल बंद कर दिया था, तो मैंने बिल्कुल टोटल बंद नहीं करा। कभी कोई मूवी आ रही है उसको भी देखना है, जो भी अपने एपिसोड थे तैयारी के दौरान मेरा सिस्टम ही रहा है कि 2-3 कॉमेडी के जो शो थे, 2 तो कम से कम अभी भी देखता हूँ मैं, 2 तो कम से कम चलेंगे, एक मॉर्निंग के टाइम पे, एक रात के टाइम पे, 2 तो मैं देखता ही हूँ। उससे माइंड थोड़ा सा मतलब एक अच्छा आराम टाइप का भी महसूस करता है, कुछ अलग चीज़ भी हमें वहाँ पे सीखने को मिल जाती है। तो सोशल मीडिया को पूरा इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तब मेरे मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद हैं, पढ़ाई के दौरान सारे नोटिफिकेशन बंद रहते हैं।
मतलब आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, और मोबाइल का डेटा जरूर ऑफ करके रखता हूँ। यदि मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो को डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद कर लो उसको। हाँ, या कुछ टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखें। जो भी काम के एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन हैं उनको ही रखें, बाकी का नहीं। तो मतलब सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका कुछ पॉजिटिव वे में सदुपयोग करें। हाँ, कुल मिला पॉजिटिव, ये ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दें। और पढ़ाई के साथ में थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए और जो अपने पढ़ने के लिए है, कुछ वीडियो देखना या मॉक टेस्ट लगाना या कुछ भी पढ़ाई से संबंधित जो भी अपने को रिसर्च करना, गूगल करना, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करने से ऐसा कोई विशेष नुकसान नहीं है। सोशल मीडिया मतलब देखा जाए तो ये हमारा दोस्त भी है, हमारा मित्र भी है। डिपेंड करता है कि हम इसको क्या बनाना किस तरीके से, मतलब ये हम इसको कंट्रोल करें, ये हमें कंट्रोल ना करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, कुछ आप अपनी तरफ से कुछ इन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताएं, जिससे कि विद्यार्थी इसको और इजी वे में क्रैक कर पाएँ, एग्ज़ाम को, अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पा सकें। बस सीधा सा एक ही हम वो कहेंगे, एक ही मंत्र है एग्ज़ाम्स को निकालने का। एक बार आप कंटेंट को विस्तार से करिए, कहीं से भी करिए, एक बार अच्छे से करिए, 100% दीजिए। ये नहीं कि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आप केवल वर्ग 3 लेवल तक का पढ़ रहे हैं। एक बार आप ऐसा मैथ कर दो कि आप कोई सा भी वनडे का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो ना, आपसे मैथ बने। आप हिंदी पढ़ रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जो हिंदी पढ़ी हुई है अभी, वैसे लुसेंट है मेरे पास, लुसेंट से भी मैंने हिंदी पढ़ी हुई है। मतलब हिंदी मैंने ऐसे पढ़ी है कि मैं टीचिंग का एग्ज़ाम दूं तब भी मेरी हिंदी परफेक्ट जाएगी, मैं कोई सा दूसरा एग्ज़ाम दूं तब भी मैं हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर करूंगा। बस जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी मैंने एक बार कंटेंट बहुत ही गहराई से कर रहा है, हर एक विषय का। हिंदी पूरी कवर करी मैंने, अंग्रेज़ी तक मैंने कवर करी है, रीजनिंग मैंने एसएससी की करी हुई है, मैथ्स मैंने एसएससी का कवर किया हुआ है, ईवीएस मैंने बहुत अच्छे से, साइंस मैंने सारी एनसीईआरटीज़ करी हैं, लुसेंट की साइंस तक मैंने पढ़ी है, क्योंकि कुछ याद करने वाली आजकल चीज़ें आती हैं वो पढ़ी हैं। और यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट रहते हैं उनके माध्यम से अलग से पढ़ करके मैंने नोट्स भी अलग अलग सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, क्योंकि खासकर केवीएस के टाइम पे तो मुझे जीके वाले हर एक पार्ट में जाना पड़ा था, तो वहाँ से मेरा और भी कंटेंट हो गया। लेकिन मैंने एक बार चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो यदि कोई भी एक बार ये ठान ले कि मुझे यार कंटेंट कवर करना है, तो मैं चलो जीरो से स्टार्ट कर देता हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ, हो जाएगा। एक एसएससी वाला अभ्यर्थी क्या करता है कि उसको 5-6 विषय पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, उसको रीजनिंग भी पढ़ना है, और जनरल नॉलेज वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, साइंस ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और भी हिस्ट्री पढ़ना है, वो भी 3 पार्ट में। इतना सारा कंटेंट पढ़ना है, तब भी वो 1 साल में कहीं ना कहीं अपना पूरा पार्ट कवर कर लेता है। यदि वो बच्चा हमारे एग्ज़ाम को इतना 1 साल पढ़ के दे तो वो टॉप करेगा। हमारे टीचिंग में एक मेंटलिटी बन गई है कि पेपर आसान होता है। समय था आसान होने का, धीरे धीरे समय बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। उससे भी बड़ी चीज़ है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर अभ्यर्थी को बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है। पहले जो सोर्सेस थे वो अवेलेबल नहीं थे, अब हर एक के पास मोबाइल में सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो उस चीज़ को देख करके तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वही उसी पुराने कंटेंट को हम पढ़े जा रहे हैं, अब हमको अपडेटेड कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे क्या अलग कर रहा है, मुझे उससे थोड़ा और डिफरेंट करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है सर, तो कुछ क्वेश्चन और हैं विद्यार्थियों के, वो मैं तो सर कुछ बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब। हाँ। कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से पब्लिकेशन की बुक या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का है। जी, मैंने कुछ यहाँ पे कर रखा है, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा जी। जैसे हम बात करें, इसमें हम कोशिश करेंगे कि टीचिंग के सारे एग्ज़ाम भी कवर हो जाएं और वर्ग 2 और वर्ग 3 के एग्ज़ाम भी आपके कवर हो जाएं। ठीक है। यदि हम गणित की पुस्तकों की बात करें, यदि हम वर्ग 2 गणित के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप एसएससी को फॉलो करिए। आप राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा, आपने किसी एसएससी के टीचर से पढ़ा हुआ हो मैथ,
यदि आपने पढ़ा हुआ है, यदि नहीं भी पढ़ा है, आपने नॉर्मल पढ़ा है, तो आप एसएससी की बुक से अभ्यास जरूर करें। वहाँ के प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे स्तर के देखने को मिलेंगे। और आप वर्ग 2 दे रहे हैं तो इतना तो आपको करना है, मैथ आपको करना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक। और प्रैक्टिस के लिए मेरे पास एक अभी बुक रखी हुई है, आपने देखी होगी, ब्रह्मास्त्र करके आती है, आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक, आप वो कर सकते हैं। और एक और गगन प्रताप सर की एक और किताब आती फॉर्मूला बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, ब्रह्मास्त्र करके शायद नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप इन दोनों में से कोई सी बुक ले लीजिएगा। मेरे पास में आदित्य रंजन सर की बुक है फॉर्मूला बुक, बहुत अच्छी, मैंने पढ़ी हुई है, तो आप वो भी ले सकते हैं, फॉर्मूला के लिए है वो। ठीक है। अब मैं वर्ग 2 पे बात कर रहा हूँ। वर्ग 2 में हम बात करें हिंदी के लिए, मैंने पहले एक दृष्टि की बुक सजेस्ट करी हुई थी, बहुत ही अच्छी किताब है। ग्रामर के लिए आप लुसेंट कर लीजिएगा। और यदि PYQ की प्रैक्टिस करना है अलग अलग एग्जाम की, तो यूथ पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है। यदि आप वहाँ से करेंगे तो हिंदी आपकी लगभग कवर हो जाएगी। और इसके साथ मॉक टेस्ट का आप अभ्यास करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिए, PYQ पे ध्यान दीजिए, अच्छा एग्जाम जाएगा। इंग्लिश पे बात करें, इंग्लिश सीधा आपको SSC लेवल की टेस्ट करनी है आपको, क्योंकि जो प्री का मैंने एग्ज़ाम देखा उसमें जो पेपर बनाया गया ना, बुकैब वाला सेक्शन था, चाहे ग्रामर वाला सेक्शन हो, SSC लेवल को टच किया हुआ था। तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की जो किताबें आती हैं आप उनको कर लो आप। और जो बुकैब के लिए आप ब्लैक बुक आती है आप उसको कर लीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं सुझाव दूंगा, यदि टीचर पढ़ना है तो आप SSC लेवल के टीचर से पढ़िए, नीतू मैम भी बहुत अच्छी हैं। कैरियर विल पे एक सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अलग अलग मतलब SSC लेवल वर्ग 2 में जब जाएं SSC लेवल को इंग्लिश में आप टच करिएगा। ये मैंने बताया गणित का, हिंदी का, इंग्लिश का, और अपना क्या बच रहा है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको ना NCERT 6ठी से 12वीं तक की पढ़नी है। महेश कुमार वर्णवाल की जो NCERT की सार संग्रह आती हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। कुछ याद करने वाली चीज़ें आती हैं, उनके लिए आपको लुसेंट से चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। इस प्रकार से आप करेंगे, सामाजिक विज्ञान में भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ आपको करंट से जुड़कर रहना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में कुछ करंट के क्वेश्चन भी संस्थाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। और यूट्यूब पर आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं आप उनसे तो आपको करना, ये किताबें आप जरूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। और इसमें हाँ, विज्ञान के लिए 6ठी से 10वीं तक तो NCERT करना ही है आपको। 11वीं और 12वीं भी आपको वर्ग 2 के लिए NCERT करनी है। मतलब और वो भी कौन सी वाली, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए रहेंगे, पूरी नहीं पढ़ना। 11वीं 12वीं की आप पूरी जब विज्ञान पढ़ोगे, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो आप, इसके लिए मैराथन्स देखिए आप नीट के जो टीचर्स हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना तो मैराथन करके आपको एक टॉपिक पे आपको, जिसे लाइव प्रोसेस हो गया, आप यूट्यूब पे देखेंगे 6-7 घंटे में कवर किया गया है, बहुत विस्तार से बताया गया है। तो आप वहाँ से कवर करिए, आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। मैथ और साइंस के लिए NCERT की एग्जाम्पल की किताबें आती हैं, आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें MCQs जो दिए हैं ना बहुत अच्छे लेवल के हैं। और गणित के लिए यदि आप वर्ग 2 में देखें तो एक बुक आती है RS अग्रवाल की, जो 9वीं 10वीं के बच्चे पढ़ते हैं। और एक RD शर्मा भी आती है। RD शर्मा बहुत अच्छी किताब है। यदि आप RD शर्मा से MCQs की प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली वर्ग 2 के लिए, तो RD शर्मा आपको सच बता रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल पे जाके हेल्प करेगी। मैंने KVS TJT के टाइम पे पढ़ी हुई है। बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, बहुत अच्छे स्तर के वहाँ पे प्रश्न दिए हुए। मेरे पास दोनों किताबें हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। संस्कृत की बात करें, संस्कृत का मैंने वैसे संस्कृत का वर्ग 2 के लिए ज़्यादा में नहीं, मेरे पास संस्कृत के लिए बुक है। हाँ, संस्कृत के लिए जब व्याकरण की बात आती है, ये किताब आती है, मैंने वर्ग 3 के लिए स्पेशली पढ़ी हुई थी। शिवलाल की किताब आती है, 9वीं और 10वीं की आती है। इसमें ग्रामर जो पीछे दी रहती है ना, 9वीं 10वीं में मैंने पढ़ी हुई थी, तो बहुत ही अच्छे लेवल की व्याकरण आपको देखने को मिली। ग्रामर आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। साहित्य के लिए आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, यदि आप उनकी किताबों का और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो अच्छा होगा। संस्कृत के लिए आप जो रीड की किताबें आती हैं ना, वो आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी, आप वहाँ से अभ्यास करिएगा संस्कृत के लिए। वर्ग 3 में यदि हम बात करें, वर्ग 3 के लिए आप क्या कीजिएगा, वर्ग 3 में हम देखिए मैंने आपको बताया। हाँ, गणित के लिए आप क्या कीजिए, आप YouTube पर साहिल सर का प्लेलिस्ट देख लीजिए, 80 से 90 क्लास का है। मैथ आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, अलग जाने की नहीं। हिंदी की बात करें, हिंदी में आप लुसेंट पढ़ सकते हैं।
इतना भी आपके लिए इनफ होगा, फिर आप अभ्यास कर लीजिएगा। या सहदेव सर की क्लासेस डली हुई हैं यूट्यूब पे, पूरा कर लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है सहदेव सर ने। इंग्लिश के लिए हम बात करें, इंग्लिश के लिए मैंने वैसे अरिहंत पढ़ी हुई थी। इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। आप इंग्लिश ग्रामर सर्च करिएगा, आपका इंग्लिश हो जाएगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर का नाम, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक। लेकिन आप इंग्लिश के लिए अरिहंत या लुसेंट में से आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। मैंने लुसेंट पढ़ी हुई थी, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प मिली थी। लेकिन मैंने तो संस्कृत लैंग्वेज ली थी, तो फिर मैंने इंग्लिश KBS के लिए पढ़ी हुई थी लुसेंट से। CDP के लिए हम बात करें, सरोहा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब आती है। मैंने हालांकि किसी भी पब्लिकेशन की वर्ग 3 में किताबें नहीं पढ़ी हैं CDP की, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हुए थे, मैंने उनका अध्ययन किया हुआ है। ये सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे ये नोट्स मैंने अपलोड भी करे हुए हैं। एप्लीकेशन हाँ, तो वहाँ से यदि कोई चाहे तो वो वाले मेरे नोट्स वहाँ से रीड कर सकता है। तो CDP के लिए मैंने स्पेशल बुक्स नहीं पढ़ी हैं, लेकिन सरोहा पब्लिकेशन का जो मैंने सुना हुआ है वो बहुत ही अच्छा, मैंने उसका रिव्यू देखा हुआ है। आप चाहें तो वो किताब बुक्स चाहिए तो आप किताब वहाँ से कर सकते हो। ये हो गया, मैथ्स हो गया। EVS पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। NCERTs पर्यावरण की तीसरी, चौथी, पाँचवीं की आपको कर लेना है, और इसमें विज्ञान बायोलॉजी वाला पार्ट करना है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में से बायोलॉजी वाला पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट नहीं करना पूरा। जियोग्राफी आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की करनी है। और इसके साथ में जो स्पेस वाला पार्ट है, आपका अंतरिक्ष वाला पार्ट है, उसको आप लुसेंट से कवर करिएगा। मेरे पास लुसेंट है, मैंने लुसेंट से कवर किया हुआ था। हालांकि मैंने नाम ले दिया, उससे आप समझ जाएंगे, अभी बुक देखनी पड़ेगी। तो आप लुसेंट से कवर कर लीजिएगा। EVS वाला जो स्पेस वाला पार्ट है, सोलर सिस्टम वाला पार्ट है, लुसेंट से कवर कर लीजिए। बीमारियों वाला पार्ट है, बहुत सारे जो पार्ट है ना, वो आपको GK वाले जो पार्ट हैं वो आपको लुसेंट से कवर करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे किसी किताब में से कवर हो जाए। मध्य प्रदेश में जो EVS आती है, अभी तक का जो यहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, भारत के आप किसी भी एग्ज़ाम की EVS को देख लीजिए, और MP के, मध्य प्रदेश के वर्ग 3 की EVS को आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश MP टेट 3 की जो EVS है ना, वो ज़्यादा आपको टफ लेवल की देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ये सारी अपनी किताबें थी। और इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये अपना इंटरव्यू लगभग सर ने लिया और उन्होंने भी मेहनत करी है। आप सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी साझा करिएगा। उनके चैनल पर इसी प्रकार के आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर आके हमारे सभी व्यूअर्स, विद्यार्थी जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक सजेस्ट करना या फिर उनको स्ट्रेटजी बताना, जो आपने मतलब रणनीति अपनाई थी, वो सबके साथ साझा करने के लिए जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।